हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत है। मैं मनोज सर पुनः एक बार आपके समक्ष एक नए मॉडल सेट को लेकर के आया हूं, जो कि क्लास 9th के सामाजिक विषय का है। जो 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को लेकर के आया हूं। तो फटाफट आप अपने क्वेश्चन को देख लीजिए, जिससे कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 12 अप्रैल को, वो आपका आसान हो जाए। तो आइए फटाफट प्रश्नों को देखते हैं। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है। अगर आप किताब ढंग से पढ़े होंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी इन प्रश्नों के उत्तर को देने में। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति के जो अग्रदूत थे वो कौन थे? वो थे रूसो। रूसो थे। रूसो ने जो है कि 1789 में एक पुस्तक इनकी एक आई थी, जिसको हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में सामाजिक अनुबंध कहते हैं। जिसके आधार पर इन्होंने फ्रांस के एक फ्रांस के दार्शनिक थे, जिसके आधार पर वहाँ पर बहुत ही प्रभावित किए लोगों को, और जो कि फ्रांस की क्रांति के अग्रदूत हो गए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। तो जो वस्तुएं थी वो चावल और गेहूं ये नहीं थी, चाय और रेशम ये भी नहीं था, नमक और तंबाकू, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। नमक और तंबाकू ये जो है, इस पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। आइए देखते हैं आगे हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी, उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी। तो कौन सी मांग शामिल नहीं थी, इसको आपको ये देखना है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये तो शामिल था मांग में। युद्ध समाप्त किया जाए, ये भी शामिल था। किसानों को सारी जमीन वापस की जाए, ये भी मांग में शामिल था। जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी, कि उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए, ये शामिल नहीं था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं। तो रूस के जो स्थानीय स्वशासी संगठन हैं वे क्या कहलाते हैं? कन्वेंशन ये नहीं है। तो जो दूसरा वाला है सोवियत, ठीक है, क्या कहलाते हैं? सोवियत। इसी आधार पर जो है रूस पूर्व में जो है कि सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता, जिसमें बहुत सारे देशों का संघ था। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता था। धुरी शक्तियाँ, ठीक है, धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता था। तो ये 1936 में रोम बर्लिन टोक्यो धुरी, या रोम बर्लिन टोक्यो के नाम से एक संधि समझ लीजिए, संधि हुई थी। तो इनका आप उत्तर समझ रहे होंगे कि रोम बर्लिन टोक्यो यानी इटली, जर्मनी और जापान, ठीक है। ये जर्मनी का जो राजधानी है, कौन सी है जर्मनी की राजधानी तत्कालीन उस समय जो हुआ करती थी? बर्लिन, इटली टोक और जापान टोक्यो, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी जो है, ये जो है यहाँ पे करेक्ट है, पांचवा का, कि जो धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता था। तो इटली, जर्मनी और जापान, ठीक है। ये धुरी राष्ट्र समझते हैं आप साइकिल का चक्का देखेंगे तो बीच में एक धुरी होती है, जिसके चारों ओर चक्का घूमता है। तो ये उस समय ये ऐसे 3 राष्ट्र हैं जिनके चारों ओर बहुत सारे देश इर्द गिर्द घूमा करते थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये धुरी राष्ट्र के रूप में उभर कर आए थे। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। तो 1919 में, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है जर्मनी पर बहुत सारे, जो वर्साई की संधि हुई थी उसमें बहुत सारे आपत्तिजनक एवं कठोर निर्णय के द्वारा उन पर संधि में थोप दी गई, जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी बनी थी। तो जो सेकंड ऑप्शन सी है वो सही है, ठीक है। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी, तो वह है वर्साई की संधि। अगला प्रश्न है, 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है, ब्रैंडिस ने, ठीक है, ऑप्शन ए ब्रैंडिस। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कलांग कौन थे। तो कलांग कौन थे? कलांग आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो नोट कर लीजिए। ये दिहाड़ी मजदूर नहीं थे, ये क्या थे? कुशल लकड़हारे थे। क्या थे? कुशल लकड़हारे, ठीक है, यानी जो लकड़ियों काटने में कौशल प्राप्त हो, महारत प्राप्त हो। 9वां प्रश्न देखिए, बुंग्याल क्या हैं। तो बुंग्याल क्या है? ये ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान हैं, ठीक है। ये क्या है? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है। तो इसका उत्तर आप जानते होंगे
ये रूस नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, उत्तरी अमेरिका भी नहीं है। इसका जो आंसर है वो आंसर डी है, अफ्रीका। ठीक है, तो दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी जो है वो अफ्रीका में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? तो संसार का सबसे लोकप्रिय रूप सैन्य संगठन नहीं है, तानाशाही नहीं है, जो है वो है लोकतंत्र। तो 11 का ऑप्शन सी सही है, लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 कह रहा है इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, ये सही है। दूसरा कह रहा है ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं, ये भी सही कह रहा है। तीसरा है लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी सही है। अब चूंकि प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, ये जो ऊपर के तीनों थे ये लोकतंत्र के पक्ष में थे, और जो ऑप्शन डी है लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान नहीं बढ़ाता, ये लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, तो ये जो ऑप्शन डी है ये लोकतंत्र के लिए गलत बात कही गई है, ये लोकतंत्र के लिए पक्ष में अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है 12 का। 13वां प्रश्न देख लीजिए, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की जो आत्मा है वो क्या है? प्रस्तावना है। जो हम लोग सुबह आजकल तो हम लोग प्रेयर में भी बोलते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसे हम लोग प्रेयर में प्रत्येक दिन बोलते हैं। तो आपको वो संविधान याद होगा, संविधान की प्रस्तावना। तो जो संविधान की प्रस्तावना है उसे हम लोग संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 14वां प्रश्न देखिए, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो जो पहला है दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, ये गलत है। स्त्रियों और पुरुषों का, ये भी गलत है। गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, तो ये जो है ये सही है। यानी वहाँ पे जो है कि रंग भेद बहुत अधिक था गोरे और कालों का, जिसी में उभर करके आए थे आपके नेल्सन मंडेला। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? ठीक है, देखिए थोड़ा सा ये पेचीदा प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या। तो झारखंड में जो है, जो अभी तक जो स्थिति आ रही है उसमें 81 निर्वाचित सदस्य होते हैं, +1 जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। इस प्रकार कुल 82 सदस्य होते हैं। चूँकि देखिए यहाँ पे पूछ रहा है झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। अगर ये पूछता कि निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी है तो 81 हो जाता, और मनोनीत पूछता तो 1 हो जाता, और यहाँ पे सीटों की संख्या पूछ रहा है यानी कुल सीटों की संख्या, तो यहाँ पे 82 होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे। आगे है 17वां प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो आप जानते ही होंगे वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ये क्लास 2 का बच्चा आपको बता देगा। द्रौपदी मुर्मू, जो कुछ दिन पहले अभी झारखंड राज्य की राज्यपाल थी, उनको ही चुना गया है राष्ट्रपति के पद पर। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन हैं? तो भारतीय संसद के जो 2 सदन हैं वो लोकसभा और राज्यसभा है, जिसको हम लोग उच्च सदन और निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। अब देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में अगर संख्या पूछ दे तो इस पर भी आप ध्यान रखेंगे कि लोकसभा में जो है सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 500 कितनी है, 545, लेकिन वर्तमान में होते कितने हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 552 सदस्य। ठीक है, और राज्यसभा में जो है सदस्यों की संख्या है वह 245 होती है, और मैक्सिमम हो सकते हैं 250, 250। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो स्वतंत्रता का पहला जो है वो समानता का अधिकार इसके अंतर्गत नहीं आता है, जो ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत ही संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता
होती है। ये हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। हमारे देखिए कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। हमारे कुल जब हमारा संविधान बना था, जब 1950 में लागू हुआ तो हमारे देश में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में जो है हमें कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, और एक जो मौलिक हमारा अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 300 क के तहत या 301 के तहत। ठीक है, तो अभी वर्तमान में हमको 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उसमें है पहला जो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो हमारे कुल संविधान के मौलिक अधिकार हैं, जिसमें एक मौलिक अधिकार नहीं है, वे कौन सा है, जातिगत भेदभाव का अधिकार। ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका हमारा क्षेत्रफल 2.4% है, और पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसमें हमारे जो देश की जनसंख्या है वो लगभग कितनी है, 17%। ठीक है, कितनी, 17% हमारे देश में पाई जाती है। ज़मीन हमारे पास कुल विश्व का 2.4%, और जनसंख्या हमारे देश में लगभग 17% है। चूँकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, इस वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है। और अगर आकार की दृष्टि से पूछे तो भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कुल 7वां स्थान आता है ना क्षेत्रफल के मामले में। इससे पहले 6 बड़े बड़े देश हैं, जिसमें रूस, कनाडा है, जापान, चीन है। उसके बाद भारत में जो है भारत का नंबर जो आता है वो 7वें नंबर पर आता है। 22वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो वो है महान हिमालय। ठीक है, इनकी चोटियां जो है हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। 23वां प्रश्न है, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है। तो गंगा, यमुना, कावेरी ये तो नहीं है, कावेरी चूँकि दक्षिण की नदी है। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी ये भी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। तो सिंधु, कृष्णा ये भी दक्षिण भारत की हैं। तो जो उत्तरी भारत का मैदान है वो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना इन सब नदियों से बना है। तो यहाँ पे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 24वां प्रश्न, प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं। सदा जल प्रवाही नहीं, हमेशा जल नहीं भरता उनमें। ग्रीष्मकालीन जल प्रवाही ये भी नहीं होगा। वर्षाकालीन जल प्रवाही ये सही है, यानी जब बरसात में बारिश होती है तभी नदियों में जल मिलता है, उसके बाद ये नदियाँ सूख जाती हैं। 25वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। तो पहला जो ऑप्शन ए है वही सही है, सांभर झील। आप जानते होंगे कभी कभी टीवी में विज्ञापन में भी आता है कि नमक का प्रचार जब आता है तो वो बताता है कि सांभर झील का ये शुद्ध आयोडीन युक्त नमक है। तो सांभर झील जो होता है उसमें लवणता होती है और उससे नमक बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है पूछ रहा है। अक्षांश ये जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करता है। वायुदाब एवं पवन ये भी जो है कि जलवायु को प्रभावित करता है। जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वो है मौसम समाचार। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। 27वां प्रश्न है, भारत में मानसून का आगमन कब होता है। तो जो भारत में मानसून का आगमन होता है मई में प्रारंभ नहीं, जून में प्रारंभ, ये सही है। जो भारत में मानसून का आगमन होता है वो लगभग जून के फर्स्ट वीक में केरला के तट से मानसून जो है वो टकरा जाता है, और जून लास्ट तक जो है कि लगभग पूरे भारत देश में, उत्तरी भारत में मानसून का आगमन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है। तो नागफनी जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र नहीं, इसमें नहीं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन क्षेत्र, इसमें भी नहीं। तो ये नागफनी जो है ये कंटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में पाए जाते हैं। नागफनी आप देखे होंगे, वो एक पौधा होता है जिसमें बहुत सारे उसके पत्तों में कांटे होते हैं, थॉर्न, वही नागफनी होता है। ये ज़्यादातर राजस्थान के जो थार इलाके हैं वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो लिंगानुपात जानते हैं, प्रति 1000
महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। तो 1000 महिला पे पुरुषों की संख्या कितनी है, वही जो हमारा लिंगानुपात होता है। तो यहाँ पे दिया है पुरुष और महिला दोनों की संख्या बराबर। तो भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में ये कथन सही नहीं है। पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम, ये जो है ये कथन सही है। ठीक है, हमारे देश का जो लिंगानुपात है वो महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या जो है, सॉरी ये जो मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, जो महिलाओं की संख्या है वो पुरुषों से कम है। ठीक है, ये ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी है, महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों की तुलना में कम है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो कम है। ठीक है, जो सबसे अधिक आप जानते होंगे जो लिंगानुपात है वो हरियाणा और पंजाब में आपको देखने को मिलता है, लगभग आपका बहुत ही कम है, वहाँ पे जो है कि लिंगानुपात बहुत ज़्यादा है। और जो केरला है और ये सब जैसे राज्यों में जो लिंगानुपात है वो बहुत ही कम है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन हैं? तो जो जनसंख्या में होने वाली परिवर्तन की क्रियाएं हैं वे हैं जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। तो जनसंख्या में होने वाली परिवर्तन की क्रियाएं कौन हैं? तो ये जन्म दर और मृत्यु दर, प्रवास, ये तीनों हैं। यानी देखिए जनसंख्या में परिवर्तन कब होगा? जब जन्म दर ज़्यादा होगा तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, मृत्यु दर ज़्यादा हो गया तो जनसंख्या में कमी होगी, प्रवास भी होगा तो जनसंख्या में परिवर्तन होगा। यानी उपरोक्त तीनों ये जो है वो सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? तो जो उत्पादन की पहली आवश्यकता होती है वो भूमि होती है। आप जानते हैं उत्पादन करने के जो साधन होते हैं उसमें भूमि होता है, भूमि, श्रम, पूंजी, जिसमें भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी होता है, और लास्ट में जो होता है वो साहस यानी उद्यमिता। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं? तो स्थायी पूंजी जो है वो भौतिक पूंजी के, मानव पूंजी के, यानी भौतिक और मानव दोनों पूंजी के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। 32 का जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। 33वां प्रश्न देखिए, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। तो जो पालमपुर गांव है, जो आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चैप्टर है, उसमें पूछ रहा है कि गैर कृषि क्रियाएं, यानी गैर कृषि यानी कृषि के अलावा। ठीक है, तो कृषि के अलावा कौन कौन सी क्रियाएं थी वहाँ पे? तो वहाँ पे परिवहन था, दुकानदारी था और लघु विनिर्माण था, यानी ये सभी जो है वे सही हैं। 34वां प्रश्न है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? यानी अर्थव्यवस्था की जो है आपकी एसेट्स के अंतर्गत किस प्रकार की जनसंख्या आती है? तो ये है साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या। ठीक है, जो पढ़ी लिखी भी हो और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, वो जनसंख्या हमारी जो है अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रकार की संपत्ति होती है। ठीक है, 35वां प्रश्न अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नांकित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? तो मानव संसाधन, या क्वेश्चन देखिए जो कह रहा है कि मानव संसाधन, ह्यूमन जो रिसोर्स है उसमें हाई प्रतिफल कैसे प्राप्त हो सकता है? तो हम लोग किस में इन्वेस्ट करेंगे? लघु और वृहद उद्योग में, इससे करने से फ़ायदा नहीं होगा। परिवहन और संचार, इसमें से भी फ़ायदा नहीं होगा। जिसमें परिवर्तन करने से फ़ायदा होगा वो है शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा और चिकित्सा से ही हम बेहतर मानव संसाधन का विकास कर सकते हैं। 36 है, विश्व में भारत में खाली जगह निर्धनों का संकेंद्रण है। तो भारत में जो है सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है, यानी भारत में जो है विश्व के सबसे अधिक कह लीजिए गरीब पाए जाते हैं। आगे है 37वां प्रश्न, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता? तो भोजन की आवश्यकता, चिकित्सा की आवश्यकता, मनोरंजन की आवश्यकता, वस्त्र की आवश्यकता। तो देखिए ये भोजन की आवश्यकता, इस पर विचार किया जाता है, चिकित्सा की आवश्यकता, इस पर भी विचार किया जाता है, और वस्त्र की आवश्यकता, इस पर भी विचार किया जाता है। जिस पर विचार नहीं किया जाता वो है मनोरंजन की आवश्यकता। तो ये जो ऑप्शन सी है ये आपका सही है। ठीक है, 38 प्रश्न है, बफर स्टॉक क्या है? तो सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, यही ऑप्शन आपका सही है। सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, यानी सरकार जब अधिक मात्रा में अनाज का स्टॉक रख लेती है तो उसे हम बफर स्टॉक के अंतर्गत कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। उसको देखने से पहले अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने मित्रों में भी वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के दौरान भी चैनल के द्वारा जो कि
क्लास 9, 10, 11, 12 के वीवीआई क्वेश्चन, मॉडल सेट, आंसर की डाले जाते हैं। तो अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। आइए 39 क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? सुरक्षित घेरे में खाना, ये नहीं है। सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, ये जो है ऑप्शन बी, ये आपका क्वेश्चन का उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वे खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, किससे? खाद्य सुरक्षा से। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि आपके जैक के मॉडल सेट 2023 का हिस्सा था। तो इससे पहले चैनल पर क्लास 9th के और भी विषय के मॉडल सेट डाल दिए गए हैं। तो अभी तक आपने उन मॉडल सेट को नहीं देखा है तो जल्दी करें, उनको देख लें, ताकि आपके जो एग्ज़ाम हैं वे आपके आसान हो जाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मॉडल सेट के साथ।